जब हमें सर में चोट लगती है तो सबसे पहले हमें उस वक्त तुरंत क्या करना चाहिए और ऐसा कौन सा सिम्टम होता है जिसको कि ऑब्जर्व करके हमें ये तय करना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है या नहीं। अगर ये 3 सिम्टम हैं, तीनों में से कोई भी सिम्टम है तो हमें हॉस्पिटल जरूर जाना है, क्योंकि ये चोट मामूली चोट नहीं है। कोई मामूली चोट में कभी ये 3 सिम्टम नहीं होने के। कोई भी हेड इंजरी इतनी सिंपल नहीं होती कि हम उसे नजरअंदाज करें। ये एक डिक्टम है जिसे हमें बात समझनी है। क्या आजकल ना हम लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, जैसे मोमोज खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, क्या इस तरह का कोई खान पान होता है जो हमारे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है, या अगर पहले से हो तो उसको बढ़ा सकता है? तो उसके खाने की वजह से आपको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं क्योंकि इसमें और दिमाग में कीड़ा भी जा सकता है। जैसे अगर कोई इंसान एक गोली खा के नहीं सो पा रहा तो वो 2 खाएगा, 3 खाएगा, 4 खाएगा और हैबिट में, और इससे दिमाग के अंदर बहुत सारा डैमेज हो सकता है। तो ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। एक सीटी स्कैन में लगभग 2000 एक्सरे के बराबर रेडिएशन रहती है। 2000 एक्सरे? बिल्कुल। एक सीटी स्कैन? बिल्कुल। तो सीटी स्कैन को कभी भी हमें लाइटली नहीं लेना है। देखिए राजीव, हाई बीपी सबसे बड़ा किलर गिना गया है। अगर आप मेरे से एक सवाल पूछेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मल बीपी होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे बीपी ज्यादा बढ़ता है तो दिमाग में स्ट्रोक होना, लकवापन जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। क्या न्यूरो सर्जरी हमेशा 100% सेफ होती है, या हमेशा इसमें कोई ना कोई रिस्क बना होता है? देखिए, कोई भी ऑपरेशन 100% सेफ नहीं होता है। हर ऑपरेशन में रिस्क रहता है। ये एक बहुत सीरियस सिम्टम है, इसको डिमेंशिया बोला जाता है, और आगे जाके जो अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है वो इसी से ही होती है। कि अगर हम नजरअंदाज चीजों को करेंगे तो ये एक डिप्रेशन की तरफ जाती हैं चीजें, और ये सब कुछ मिला के मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स में जा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड धारक जो पेशेंट होते हैं, उसमें सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। कोई आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, आप कोशिश करिए कि आप कोई बेटर जगह ऐसी तलाश सकें जहां पे इस रेट के नजदीक में आपसे पैसे चार्ज किया जाए। क्या ये किसी भी तरीके से कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का या दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम का कोई सिग्नल हो सकता है? बिल्कुल, ये सिग्नल है। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं रूबरू विद राजीव। इस शो में हम, इस पॉडकास्ट में हम इस तरह के लोगों से, ऐसे गेस्ट के साथ बातचीत करते हैं, उनसे राब्ता करते हैं जो आपके मन में चलने वाले सवालों के जवाब दे सके। सवाल भी वही होते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखते हो, और जो सवाल आप शायद पूछना चाहते हो लेकिन किसी वजह से उन लोगों तक पहुंच ना पाते हो। इसी एक कोशिश में आज हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जो आपकी डेली लाइफ से लेके किसी परेशानी वाली स्थिति तक आपके बहुत काम आ सकते हैं। इसलिए इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर सुनिएगा, आपके जीवन में ये कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर दीपांकर सिंह। ये प्रोफेसर है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में, जो कि देश के सबसे नामी और बड़े सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस में से एक है, नई दिल्ली में स्थित है, और ये न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से आते हैं। एक बड़े ही विख्यात, बड़े ही नामचीन न्यूरो सर्जन है। डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कुछ ऐसे सवाल जरूर होंगे जो आपको शायद थोड़े बचकाने लगे, मगर प्लीज बेयर विद अस, क्योंकि वो सवाल वही होंगे जो लोगों के मन में होते हैं। नहीं राजीव, एक्चुअली जो सवाल पब्लिक के हमें उनको आंसर करना है जी, और हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उससे आंसर करना है। जी जी, क्योंकि पब्लिक के साथ कनेक्ट तभी बन सकता है अगर हम सवालों का जवाब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दें जो कि सब लोग समझ सकेंगे। जी, सबसे पहला सवाल जो सबसे कॉमनली एक आदमी के जहन में आता है, जब हमें चोट लगी, मान लीजिए हमें कहीं बाथरूम में नहाते वक्त नल से चोट लग गई, हम कहीं फिसल के गिर गए, या किसी ने हमारे ऊपर कोई अटैक किया, या कोई चीज ऊपर से गिरी, या हम उठे, कई बार ऐसा होता है टेबल का कॉर्नर लग गया। तो जब हमें सर में चोट लगती है तो सबसे पहले हमें उस वक्त तुरंत क्या करना चाहिए, और ऐसा कौन सा सिम्टम होता है जिसको कि ऑब्जर्व करके हमें ये तय करना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है या नहीं? देखिए राजीव, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोगों का ये सवाल रहेगा कि सिर में चोट लगने पे क्या किया जाए। तो सबसे पहला, इसमें अगर चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है तो हमें उसको दबाना है, हमें उसको रोकना है। जब
हम पेशेंट की ये ब्लीडिंग रोक लेते हैं तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर बेहोशी हुई है, नंबर 1, अगर मरीज को कोई दौरा आया है, नंबर 2, और अगर उसको उल्टी आ रही है जो रुक नहीं रही है, नंबर 3। ये 3 सिम्टम जो मैंने आपको गिन के बताए हैं, नंबर 1 दौरा, नंबर 2 बेहोशी होना, नंबर 3 वॉमिटिंग और सिर में दर्द, तो हमें इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर ये 3 सिम्टम हैं, तीनों में से कोई भी सिम्टम है तो हमें हॉस्पिटल जरूर जाना है, क्योंकि ये चोट मामूली चोट नहीं है। कोई मामूली चोट में कभी ये 3 सिम्टम नहीं होने के, ठीक है। तो हमें इसलिए अगर ये सिम्टम्स आएंगे तो हमें हॉस्पिटल जाना ही जाना है। क्या बेहोशी या नींद आना एक ही बात होगी? कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को सिर्फ नींद से आ रही होती है, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई खून नहीं निकला है, हल्का सा जैसे कि स्वेलिंग आ गई है, तो कई बार कहते हैं कि जी इसमें बर्फ लगा दो, वो दब जाता है, और कई बार दब भी जाता है। बच्चों को खेलते कूदते चोट लगती है तो बर्फ लगा दी, आइस पैक लगा दिया और वो ठीक हो गया। और कई बार ऐसा हुआ बच्चे को चोट लगी और फिर उसको नींद आ रही है, वो कह रहा है कि मैं सोना चाहता हूँ, उसको बेहोशी नहीं है, नींद आ रही। क्या ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव, कोई भी नया सिम्टम आता है मरीज में जिसके चोट लगती है, उसे हमें सीरियसली लेना ही लेना है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो वर्ड है, LOC जिसे बोला जाता है, जो मैंने आपको बोला कि बेहोश हो जाना, इसका मतलब ये है इन सिंपल टर्म्स कि जब चोट लगी, मरीज होश खो बैठा, उसको उठाने की कोशिश की गई और वो उठा नहीं। ये बहुत ही सीरियस सिम्टम है। अगर ये 5 मिनट से ज्यादा है तो इसे हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। ज्यादा नींद आना भी एक माइल्डर सिम्टम है जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। कुल मिला के बात यही है कि कोई भी बॉडी में नई चीज आती है सिर में चोट लगने के बाद, उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अच्छा, क्या सिम्टम्स बच्चों में, बूढ़ों में या जवान लोगों में अलग अलग होते हैं, या ये एक ही तरह के 3 सिम्टम्स होते हैं? देखिए, ये तीनों सिम्टम हर एज ग्रुप में होते हैं, तो ये तीनों सिम्टम बच्चे के लिए भी, जवान आदमी के लिए भी और बुजुर्ग के लिए भी रहते हैं। तीनों के लिए कॉमन ही है? कोई एडिशनल ऐसा कोई सिम्टम ऐसा नहीं जो जुड़ता हो? नहीं। अच्छा, दूसरा, अमूमन हमारे साथ डेली रूटीन में ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है कि हम कहीं चाबी रख के भूल गए, है ना, हम कहीं पे कोई सामान रख के भूल गए, हम कहीं जा रहे थे, आ रहे थे, और हम एकदम से भूल गए कि अरे हम कहाँ जा रहे थे। तो क्या ये कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है? क्या ये दिमाग से जुड़ी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या ये आम बात है? बिल्कुल राजीव, देखिए, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से ऊपर है तो ये भूलना, जिसे हम भुलक्कड़पन बोलते हैं, ये कॉमन है। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज्यादा मतलब सोचने की बात नहीं है, क्योंकि 60 के ऊपर जो एज होती है उसमें याददाश्त में कमी आती है। लेकिन अगर ये चीजें एक यंग आदमी में हो रही हैं और एक रूटीन में हो रही हैं, तो इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। डेफिनेटली हमें एक ओपिनियन सीख करना है। कॉग्निटिव टेस्ट किए जाते हैं, बहुत सारे हम टेस्ट करते हैं मस्तिष्क के, तो हमें उससे कुछ पता लग सकता है कि अंदर दिमाग के क्या चल रहा है। तो एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर ये चीजें, याददाश्त का खोना, मतलब सिर्फ चाबी रख के भूल जाना कि मैंने चाबी कहाँ रखी है, चश्मा उतार के रख के भूल जाना, ये भी एक अलार्मिंग चीज है? नहीं, इसमें क्या है कि अगर आपका वर्क में स्ट्रेस रहता है, या फिर आपको और वर्क प्लेस पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, या फिर आपका टेंशन बड़ा काम रहता है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कि मरीज घर से बाहर निकल गया और उसे यही याद नहीं कि वो क्या जाना करके कहाँ आया है, था, कहाँ जाना था और कहाँ करके आया और वो क्या करके आया पूरे दिन में, तो ये एक बहुत सीरियस सिम्टम है। इसको डिमेंशिया बोला जाता है, और आगे जाके जो अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है वो इसी से ही होती है। अच्छा, क्या नॉर्मली क्या हो रहा है आजकल ना, लोगों के बाल झड़ जाते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये कोई खान पान की समस्या है या जेनेटिकल है, सबके बाल झड़ रहे हैं, मेरे भी झड़ रहे हैं, आपके भी झड़ रहे होंगे, आई एम श्योर, सबके, औरतों के भी झड़ रहे हैं। लेकिन क्या किसी कंडीशन में बाल झड़ना कोई ब्रेन से जुड़ी समस्या या कोई बीमारी का कोई सिम्टम भी हो सकता है? देखिए राजीव, 50 से 100 बाल रोज झड़ना नॉर्मल गिना जाता है। हर इंसान के बाल झड़ते ही हैं। अप टू 100 बाल झड़ना इज टेकन एज नॉर्मल। तो अगर कहीं पे किसी के ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो इसका ज्यादातर कॉज जो है डर्मेटोलॉजिकल रहता है। तो आप हेयर स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पर से में बाल ज्यादा झड़ने का इससे बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रिशन का डेफिनेटली इससे लेना देना है, जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी है, B12 है। अगर इसकी कमी होती है तो बाल में कुछ चेंजेस आती है। न्यूट्रिशन तो जैसे कि कई बार कहते हैं कि मेरा BP बहुत हाई है इसलिए बाल झड़ रहे हैं, कई लोग ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं।
तो ये कहीं से कोई कनेक्टेड है या ऐसा? नहीं, इससे बहुत ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि किसी को ना काम करते वक्त, जैसे हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं या बैठ के काम कर रहे हैं, तो नेक में पेन, कमर में पेन, शोल्डर में पेन हो जाता है और नॉर्मली लोग इसके लिए जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वो पेन किलर दे देता है। या कई लोग नॉर्मल स्प्रे कर लेते हैं कई तरीके के, जो उनको लगता है कि हाँ ठीक है ये पेन किलर था, चाहे घुटने के लिए हो, कहीं के लिए भी, लेकिन उसको यहाँ भी स्प्रे कर लेते हैं। क्या ये किसी भी तरीके से कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का या दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम का कोई सिग्नल हो सकता है? बिल्कुल ये सिग्नल है। जो सर्वाइकल पेन होती है, आपको ये समझना है कि जो नेक में से हमारी सारी नर्व्स जाती है, ये सारी जो नसें होती हैं ब्रेन के बाद जो हाथ में जाती हैं, सारी नसें गर्दन के रास्ते जाती हैं। तो जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है मरीज के, तो सबसे पहला सिम्टम उसमें नेक पेन होता है, और जो पेन हाथ के अंदर जाता है जिसे हम रेडिएशन ऑफ पेन बोलते हैं, तो ये रहता है। तो इसे हमें नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो ये आगे जाके एक सीवियर फॉर्म ऑफ सर्वाइकल पेन ले लेता है, जिसमें डिस्क डिजीज भी हो सकती है। जो डिस्क निचले हिस्से में होती है बॉडी के, लंबर स्पाइन जिसे बोलते हैं, वैसे डिस्क सर्वाइकल स्पाइन में भी होती है, तो वो नस को कंप्रेशन कर देती है। तो जो सर्वाइकल के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम नजरअंदाज ना करें। ये सिखाया जाता है कि जब आप काम करते हैं लंबे टाइम तक किसी कंप्यूटर पे, सिस्टम पे या फिर ऑफिस के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी नेक की एक्सरसाइज करनी है या छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। एग्जैक्टली, छोटे छोटे हमें ब्रेक लेने हैं। 1 आवर का आप काम जैसे आपने 1 घंटे काम किया तो कितनी देर का ब्रेक? 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी चाहिए। अच्छा। और अगर आप काम कर भी रहे हैं तो गर्दन को डेफिनेटली घुमाना चाहिए। यस, नो और राइट लेफ्ट की मूवमेंट जो मैंने आपको करके दिखाई है, ये और ये सिंपल एक्सरसाइज है जो मैंने आपको भी डेमोन्स्ट्रेट की है। ये आप अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं और 1 घंटे में डेफिनेटली ये करनी चाहिए। और पोस्चर का खास ख्याल रखना चाहिए, और एक बार 1 घंटे के बाद उठ के 5 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, ये जरूरी है। अच्छा, क्या ये पेन किलर के जो स्प्रेज आते हैं उनको सर्वाइकल के पेन में या हेड के पेन, हेडेक में कहीं यहाँ पे दर्द हो रहा है, साइड में कान के ऊपर दर्द हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या ये स्प्रे सेफ है यूज करना? देखिए, ये ब्रेन के अंदर और स्कल के पास में ये कोई भी स्प्रे रिकमेंडेशन में नहीं है। ये सारे जो स्प्रेज होते हैं ये मस्कुलर पेन के लिए होते हैं। जैसे आप नोट करते हैं एथलीट्स खेलते हैं, कभी चोट लग जाती है उनको, हम प्लेग्राउंड के अंदर ही स्प्रे लगा के ठीक करते हैं, तो ये मस्कुलर पेन के लिए डिस्क्राइब्ड है। जो मस्तिष्क की दर्द होती है उसके हमें वजह पता लगानी है, और उसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली अलग होता है। स्प्रे का इसमें कोई भी रोल नहीं है। या नॉर्मली लोग निमेसुलाइड, पैरासिटामोल या ऐसी डोलो या ऐसी और भी कई मेडिसिन जो नॉर्मली पेन किलर के तौर पे मिलती है मार्केट में, वो खा लेते हैं। क्या बिना डॉक्टर से बातचीत किए यूं ही पेन हो रहा है या सर्वाइकल का पेन हो रहा है तो ऐसे खा लेना, क्या ये सेफ है? देखिए, ठीक नहीं है। ये निमेसुलाइड पे बैन है। अगर हम गूगल के थ्रू कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमें बहुत सारी इस पे वर्कअप करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा आपने बात बोली। साइड इफेक्ट गूगल, आजकल गूगल डॉक्टर्स हर घर में है। बिल्कुल। तो गूगल पे आजकल एआई भी आ गया है। बिल्कुल। तो एआई से आप पूछते हैं कि जी मुझे यहाँ पेन हो रहा है और क्या मुझे इसके लिए दवा लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए? तो ये कितना खतरनाक? देखिए, इसमें काफी कुछ डायग्नोसिस गलत बन गया तो बिल्कुल गलत इलाज हो सकता है। तो हमें सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमें डायग्नोसिस सही बनना चाहिए। सिंपल पेन जिसे हम टेंशन हेडेक बोलते हैं, उसमें सिंपल पेन किलर काम बिल्कुल करेगा। लेकिन इसके अलावा जो दर्द होती है, जैसे हम माइग्रेन बोलते हैं और क्लस्टर हेडेक बोलते हैं, और भी कई तरह के हमें पेनफुल सिंड्रोम्स होते हैं, एटिपिकल फेशियल पेन बोला जाता है जिसे, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं जिसमें हमें फेस में पेन रहती है, इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। इनमें जो पेन किलर दिए जाते हैं वो नॉर्मल पेन किलर बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें डायग्नोसिस बना के एक सही ट्रीटमेंट करना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए हमें ये पता चल गया कि हमें कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और हमें किसी डॉक्टर ने, न्यूरोसर्जन ने या किसी न्यूरोलॉजिस्ट ने हमें सजेस्ट किया कि आपको सीटी स्कैन या ब्रेन एमआरआई या किसी और तरह का कोई टेस्ट कराना है जो ब्रेन के लिए जरूरी है, तो इसके क्या कोई रेट्स सरकार ने फिक्स कर रखे हैं? क्योंकि हमने देखा है कहीं पे 1500 रुपए है, कहीं पे 25,000 है, कहीं 50,000 भी लिए जाते हैं। तो क्या कोई रेट फिक्स है, और कब हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें कोई लूट रहा है? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें बीपीएल जो पेशेंट जिसे हम बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, और आयुष्मान कार्ड धारक जो पेशेंट होते हैं, उसमें सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। ये 2 कैटेगरी ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। सेकेंडली,
जैसे आयुष्मान भारत है उसमें पेशेंट्स का रिइंबर्समेंट भी मतलब हो जाता है। अगर मतलब प्राइवेट पैसे में भी उनको पेशेंट जाते हैं देने तो पड़ जाते हैं नहीं, तो उनको वो वापस पेशेंट आ जाता पेशेंट को पेमेंट नहीं करना पड़ता। है। प्राइवेट में भी जो एडमिशंस होती हैं उसमें उनका इलाज फ्री में कर दिया जाता है। गवर्नमेंट एक रेट फिक्स जरूर करती है। जो नॉर्मल पेशेंट आते हैं, जैसे कोई भी अस्पताल रहता है सरकारी, डिपेंड स्टेट गवर्नमेंट क्या फिक्स करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फिक्स करती है, तो वो एक फिक्स रेट फिक्स कर लेते हैं। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर भी कोई मशीन लगती है तो वो गवर्नमेंट, स्टेट या फिर सेंटर वो रेट्स फिक्स कर लेते हैं जो कि डिस्प्ले किए जाते हैं। नहीं, इन जनरल जैसे मैं पूछूं कि एक ब्रेन का एमआरआई जैसे होना है तो कितना तक रेंज पैसे की ठीक है, और इससे ज्यादा पैसे कोई मांग रहा है तो हमें कोई दूसरी जगह पता करनी चाहिए कि नहीं ये ज्यादा पैसे मांग रहा है, ये लूट रहा है। कोई एक रेंज आप देखिए, मेरा सबके लिए यही सुझाव है, अगर आप कोई भी टेस्ट बाहर से कराते हैं, आप उस चीज का रेट पता करिए और जिस भी लैब में सबसे कम में रेट कर दिया जाता है आप वहां पे करवा सकते हैं। अगर मेरे से सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्रेन एमआरआई का चार्ज कितना है, तो गवर्नमेंट का रेट 2500 से 3000 तक वेरी करता है। और इसके बाद इसमें कंट्रास्ट आता है। कंट्रास्ट एक ऐसी दवाई होती है जो दिया जाता है कुछ कुछ ट्यूमर वगैरह देखने के लिए, उसको दिया जाता है, तो उसके चार्जेस अलग लगते हैं। तो कुल मिला के ये कि अगर आपका बीपीएल कार्ड है तो ये सुविधा बिल्कुल आपको फ्री में दी जाती नहीं है। तो एक जनरल पेशेंट के लिए हम मान के चलें कि 3500 के आसपास में अगर एक ब्रेन का प्लेन एमआरआई एमआरआई हो रहा है, एक प्लेन प्लेन एमआरआई एमआरआई हो रहा है, बिल्कुल तो ये पैसे वाजिब है, ठीक वाजिब है। है, बिल्कुल उससे ज्यादा कोई मांग रहा है तो फिर आपको पता करना चाहिए कि कहाँ इसके रेट के आसपास हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे सीटी स्कैन का रेट क्या होना चाहिए? सीटी स्कैन का रेट लगभग गवर्नमेंट का रेट 1100 से 1500 के आसपास रहता है। किसी किसी स्टेट में 2000 तक भी रहता है, डिपेंड करता है। तो ये लगभग इतने में नॉर्मल प्लेन सीटी स्कैन हम कर सकते हैं। कंट्रास्ट एक दवाई होती है जिसका मतलब हम इंजेक्शन में देते हैं, जिसको हम कुछ ट्यूमर्स देखने के लिए, तो उसका चार्ज अलग लगता है। तो प्लेन एमआरआई का रेट लगभग 2000 के आसपास रहता है। सीटी का? सीटी, बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ये अगर आपको सीटी कराना है तो आपको 2000 के आसपास का रेट अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है तो शायद वो ठीक रेट नहीं मांग रहा है। और ऐसे अगर आप एमआरआई के लिए जा रहे हैं तो आपको 4500 3500 के आसपास के लिए अगर आप हैं नॉर्मल प्लेन एमआरआई के लिए तो वो रेट भी ठीक है। उससे ज्यादा कोई मांगता है तो अगेन आप कोशिश करिए कि आप कोई बेटर जगह ऐसी तलाश सकें जहां पे इस रेट के नजदीक में आपसे पैसे चार्ज किए जाए। 15,000, 20,000, 25,000 जैसे चार्जेस कहीं भी डॉक्टर साहब ने, जो कि सफदरजंग देश के एक सबसे नामी गिरामी अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पतालों में गिना जाता है, उस वहां पे काम करते हैं, वहां पे प्रोफेसर हैं। तो अगर वो ये रेकमेंड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग को नोट करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमने और जो सवाल आपसे पूछने के लिए जो जनता के हमने जनता से जानने की कोशिश की थी, उसमें कुछ सवाल ये भी हैं कि क्या आजकल ना हम लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, जैसे मोमोज खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, है ना? क्या इस तरह का कोई खान पान होता है जो हमारे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है, या अगर पहले से हो तो उसको बढ़ा सकता है? देखिए, इसमें एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, अच्छा। इसमें अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा तो दिमाग का कीड़ा जिसे बोलते हैं। दिमाग का कीड़ा। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर कोई मीट का हम पीस लेते हैं और वो साफ नहीं होता है, तो क्या होता है कि इसका जो लार्वा होता है ये दिमाग के अंदर तक जा सकता है। यानी कि मतलब वो अच्छे से पका होना या साफ होना? साफ और पका होना, मतलब अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। कई लोगों की धारणा है कि ये बीमारी सिर्फ पत्ता गोभी खाने से, कुछ लोग कहते हैं पत्ता गोभी खाने से दिमाग में कीड़ा चला जाता है। ये तर्क पूरी तरह से गलत भी नहीं है। पत्ता गोभी अगर हम साफ करके नहीं खाएंगे तो ये बीमारी होने के चांस काफी हाई है। तो मेरा आपके लिए सिंपल एक बिल्कुल इसका सोल्यूशन यही है कि जो भी आप सब्जी लेते हैं या जो भी आप कैबेज भी लेते हैं तो उसे हमें बहुत अच्छे से धोना है और उसको हमें स्टीम में उबालना है और तभी हम इसको कंज्यूम करेंगे। बिना स्टीम किए पत्ता गोभी या इस तरह की वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना सेफ नहीं है। सेफ नहीं, बिल्कुल। इससे दिमाग के अंदर एनसीसी हो सकती है, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस है, जो कि बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत सारे पेशेंट इससे ग्रस्त हैं और मिर्गी दौरा जिसे हम बोलते हैं जी, वो एक बहुत बड़ा कॉज है इसका। अच्छा, मिर्गी दौरे भी अगर आप सब्जियां या बाहर कहीं भी खा रहे हैं, कोई फास्ट फूड जैसे मोमोज खा रहे हैं, उसके अंदर पत्ता गोभी होती है, कई तरह की वेजीज होती है, अगर वो स्टीम नहीं है सही से, अगर अच्छे से स्टीम नहीं है
तो उसके खाने की वजह से आपको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं क्योंकि इसमें और दिमाग में कीड़ा भी जा सकता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, दिमाग का कीड़ा मतलब न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, तो उसमें दौरे आते हैं। तो ये तर्क बिल्कुल पूरी तरह से गलत नहीं है। तो हमें जो भी कंज्यूम करना है वेजिटेबल वगैरह, उसे बहुत अच्छे से धोना है, ये जरूरी है। अच्छा, ऑटिज्म यानी कि हकलाना या साफ ना बोल पाना हमने अमूमन देखा है बचपन से होता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आजकल हम जैसे बात कर रहे हैं एकदम से हमारे आसपास हैं, दोस्तों में हैं, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि एकदम से हम हकलाने लग जाते हैं या कोई एक शब्द है जिसको बोलने में हमें दिक्कत आ रही है। तो क्या ये ऑटिज्म है और ये कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का कोई सिम्टम है? देखिए, सबसे पहले राजीव एक चीज हमें समझनी है, ऑटिज्म जो रहता है वो एक कंजेनिटल प्रॉब्लम है, यानी कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि बचपन से होती है। अच्छा, वो अडल्ट एज में नहीं होती है। तो अगर हमें हकलाने की किसी मरीज को या किसी आदमी को ये दिक्कत आ रही है, तो ये मतलब एक नई चीज है, इसको हम ऑटिज्म लेबल नहीं कर सकते। कई तरह के कॉज हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, एक वजह स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, तनाव जिसे हम बोलते हैं, डिप्रेशन होता है। तो इस सब में ये सिम्टम्स आ सकते हैं और इन नए सिम्टम्स को हमें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, ये अमूमन आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि चेहरे में ना किसी को करंट सा फील होता है कि आंखों के नीचे, आईब्रोज के ऊपर, कभी कान में, है ना, ये करंट जैसा फीलिंग आ रही है। एक तो होता है जैसे हम गाड़ी को बंद कर रहे हैं तो उस पे करंट, हमें गाड़ी करंट मार रही है, ये सब चीजें। तो वो हमने कई और लोगों से पूछा तो पता चला कि वो आपकी बॉडी में स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ फेस में करंट सा फील आना, ये क्या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फेस में करंट लाइक सेंसेशन होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। एक बीमारी होती है जिसका मैं आपको नाम बताऊंगा आज, जिसको हम टीएन बोलते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोला जाता है। टीएन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इसमें क्या होता है कि एक मरीज को बहुत बार दिन में 100 बार करंट लाइक सेंसेशन होती है, जो कुछ सेकंड के लिए आती है और वो चले जाती है। इस बीमारी को हम सुसाइड डिजीज भी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें इतना पेन हो सकता है कि मरीज को जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एक लिमिट और लेवल होता है, ये धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर किसी मरीज को फेस में करंट आ रहे हैं और ये नया फाइंडिंग है उसके लिए, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। इसके लिए हमें टेस्ट कराना है और हमारे पास बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हर केस में सर्जरी की जाती है, दवाई से भी हम काफी हद तक इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज हमें और ये बताइए कि बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, ये हम आजकल घर में मशीन भी मंगा लेते हैं, अमेजोन पे मिल जाती है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है, और हम उसको इस्तेमाल करके अपना बीपी देख लेते हैं। और कई बार नॉर्मली हम बीपी गोली किसी से, डॉक्टर से पूछ ली या जनरल फिजिशियन से पूछ ली और उसने बताया और हमने बीपी गोली खानी शुरू कर दी। किस केस में ये बीपी हाई होना या लो होना हमारे लिए डेडली हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, और इससे कैसे बचा जाए? देखिए राजीव, ये बहुत जरूरी सवाल है। हाई बीपी सबसे बड़ा किलर गिना गया है। अगर आप मेरे से एक सवाल पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं एक आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मल बीपी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे बीपी ज्यादा बढ़ता है तो दिमाग में स्ट्रोक होना, लकवापन जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, दिमाग की नस फटना, जिसे हम एनुरिज्मल ब्लीड बोलते हैं, यानी या कि ब्रेन हेमरेज का मामला है जी, तो ये बढ़ जाता है। तो सब लोगों को ये हमारे माध्यम से बात जानी चाहिए कि ब्रेन हेमरेज का नंबर 1 कॉज है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, आप मेरे से पूछेंगे तो उसका सरल और सिंपल जवाब यही है कि 140/90 से बीपी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हायर लिमिट में आपको ये आज बता रहा हूँ, 140/90 हमें टारगेट करना है, इससे कम ब्लड प्रेशर। अगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, ब्रेन हेमरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ब्रेन हेमरेज एक बहुत ही डेडली बीमारी। ओके। तो अच्छा, एक चीज हम और सुन रहे हैं कि आंखों में ना एकदम से खून आ गया। तो मैंने सुना है कभी किसी को बोलते हुए कि ये आई हेमरेज है। ये क्या चीज है, और ये ऑप्था यानी कि जो आंखों के डॉक्टर है उनका केस है कि ये न्यूरो केस है? देखिए, ये एक मार्कर है। आंख के अंदर ब्लड आना या फंडस के अंदर ब्लड होना,
फंडस मतलब जो आंख का पर्दा होता है, जिसे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट चेक करके बता सकते हैं, तो ये एक बिल्कुल सीरियस बात है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन दोनों बीमारियों में नहीं ये नहीं, कॉमन मैंने है। सुना है कि कुछ लोगों ने बताया कि बीपी शूट किया और ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ, आई हैमरेज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल डिस्क्राइब्ड है, और ये एक 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 बिल्कुल एक बड़े हेमरेज की तरफ पॉइंट करता है कि हमें जैसे इम्पेंडिंग रप्चर जिसे बोलते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल हेमरेज हुआ है अभी, और एक बड़ा ब्रेन हेमरेज होने के पूरे चांसेस हैं। तो आई में जिसको ब्लीडिंग होती है उसको हमें बिल्कुल लाइटली हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आंखों के डॉक्टर की समस्या है या न्यूरो डॉक्टर की समस्या देखिए, है? आंख के डॉक्टर इसको डायग्नोस करते हैं और इसको आगे टेस्ट के लिए हमारे पास भेजते हैं। जब हम अच्छा। सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, तो हमें पता लगता है कि अंदर ब्रेन की पोजीशन क्या है। ठीक है। हमने अपने इस पॉडकास्ट में एक नई चीज शुरू की है कि हम अपने जो भी गेस्ट होते हैं उनसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे वो जवाब हम चाहते हैं जो एक आम आदमी को छोटे शब्दों में, कम शब्दों में समझ में आ सके। क्योंकि आप देख रहे हैं रील कल्चर चल रहा है, अगर कोई आदमी 1 मिनट 1.5 मिनट की रील देख रहा है हमारी, तो उसको अपने सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो पहला सवाल मेरे इस रैपिड फायर में ये है कि क्या न्यूरो सर्जरी हमेशा 100% सेफ होती है या हमेशा इसमें कोई ना कोई रिस्क बना होता है? छोटे मोटे केसेस में हमें सिर्फ मेडिसिन से ही क्योर करना चाहिए या न्यूरो सर्जरी के लिए जाना चाहिए? देखिए, कोई भी ऑपरेशन 100% सेफ नहीं होता है। हर ऑपरेशन में रिस्क रहता है। एक्सपीरियंस ऑफ सर्जन डेफिनेटली मैटर करता है। कोई मुश्किल केस को बिना कॉम्प्लिकेशन के भी कर सकता है और किसी केस में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास हमें अगर कोई मरीज ब्रेन सर्जरी करा रहा है तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा ऑपरेशन में गिना जाता है। तो अगर हम रिस्क नहीं बताएंगे मरीज के रिश्तेदार को तो वो ठीक नहीं है। हमें एक बार खुल के मरीज के रिश्तेदार से बात करनी चाहिए जो रिस्क नहीं, तो इसमें प्राइवेट रहते हैं। हॉस्पिटल्स में हमने कई बार देखा है कि न्यूरो सर्जन सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पुश करते हैं, शायद वहां पैसे बनाने का प्रेशर है, जो भी है। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ब्रेन के इश्यूज में क्या पहले मेडिसिन से क्योर करने की कोशिश करनी चाहिए, बाद में लास्ट ऑप्शन सर्जरी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर सर्जरी की जरूरत है तो डेफिनेटली हमें करनी चाहिए, उसमें हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हर बीमारी का इलाज रहता है। जैसा जैसा किसी के ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, लाइफ सेविंग ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो ये कहना एकदम गलत रहता है कि सर्जरी हम नहीं कराएं या हम डरें। अगर इंडिकेटेड है तो डेफिनेटली हमें करानी पड़ेगी। अच्छा, चलती गाड़ी में नींद आना क्या कोई खतरनाक सिम्टम हो सकता है जबकि आपकी नींद पूरी हो चुकी हो? या कई लोग होते हैं जो गाड़ी में बैठते ही सो जाते हैं, क्या ये कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का कोई सिम्टम? देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। अगर अगर चलती गाड़ी में नींद आ रही है तो इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं और ये किसी हाइपोग्लाइसीमिया हो न्यूरो सकता है। प्रॉब्लम का नहीं, कोई बहुत ज्यादा सिम्टम पॉइंट नहीं नहीं है? करती है। ठीक है। क्या नॉर्मली कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत बिजी रहते हैं लोग, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तकरीबन हर दूसरा आदमी हिंदुस्तान में स्ट्रेस से परेशान है। स्ट्रेस के इलाज के लिए क्या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर किसी मरीज को स्ट्रेस है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है बिहेवियर थेरेपी। हमें एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करवाना चाहिए और जो वजह है स्ट्रेस की हमें उस पर काबू करना तो उसके पड़ेगा। लिए हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बिल्कुल, चाहिए, न्यूरो के पहले पास जाने की पहला कोई स्टेज खास में हम जरूरत पहले स्टेज में हम जा सकते हैं। नहीं? लेकिन अगर फिर भी बिना मेडिसिन के ये ठीक ना हो तो हमें मेडिसिन जरूर स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम नजरअंदाज चीजों को करेंगे तो ये एक डिप्रेशन की तरफ जाती हैं चीजें, और ये सब कुछ मिला के मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स में जा सकते हैं। तो सिम्टम्स को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला कोशिश हमारा होना चाहिए, अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, हम अपनी डाइट से, हम योगा से, हम एक्सरसाइज से, स्विमिंग से, कोई स्पोर्ट से इस स्ट्रेस के ऊपर काबू पा पाए। अगर उस पे हम काबू नहीं पा रहे और हमारी जो सिम्टम्स है वो बदतर हो रहे हैं विद टाइम, तो हमें मेडिकेशन की तरफ जरूर जाना पड़ेगा। अच्छा, एक हमने कॉमन आजकल सुना है लोगों से कि एसी के सामने मत बैठो, फालिस मार जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ होता है कि डायरेक्ट एसी के सामने बैठने से पैरालिसिस हो सकता है? देखिए, ये एक कंडीशन होती है बेल्स पैल्सी जिसे बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है कि मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो कुछ कुछ केस में अगर हम बहुत ठंडे एटमॉस्फेयर में जाएंगे और उसके बाद हम गर्म एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली चले जाएंगे तो कुछ केसेस में ये देखा गया है जिसमें फेशियल नर्व का डैमेज होता है और मुंह टेढ़ा हो सकता है। तो हमें इसको एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड और हॉट टेम्परेचर को दोनों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आजकल ना वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार आपको सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो लोग ना सिडेटिव यानी नींद की गोली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। नॉर्मली
नींद नहीं आने की समस्या नहीं, लेकिन अगर वो मान लीजिए सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी है या कोई कहीं जल्दी कहीं निकलना है, तो वो रात में जल्दी सोने के लिए, मान लीजिए उनको 10 बजे नींद आती थी, तो वो 8 बजे सोने के लिए भी नींद की गोली यूं ही खा लेता है। ये कितना खतरनाक है? ये क्या ये नॉर्मली सेफ है? ये सेफ बिल्कुल नहीं है। हम जितनी भी नींद की गोलियां खाते हैं, अगर हमें इसकी हैबिट लग गई तो बिना गोली खाए नींद ही नहीं आएगी, और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर कोई इंसान एक गोली खा के नहीं सो पा रहा, तो वो 2 खाएगा, 3 खाएगा, 4 खाएगा, और हैबिट पे, और इससे दिमाग के अंदर बहुत सारा डैमेज हो सकता है। तो ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। नींद की गोली बिल्कुल एक लास्ट रिजर्व होना चाहिए इंसान का, कि अगर बहुत दिक्कत हो तभी इसको यूज करना है, नहीं तो नहीं। अच्छा, दूसरा, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ एकदम से, है ना, कोई तुरंत सर में चोट लगी, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो तुरंत एक जैसे किसी में खून निकला या किसी में खून नहीं निकला, तो तुरंत हम ऐसा क्या है जो एक फर्स्ट एड के तौर पर हम, जब तक मान लीजिए हम गाड़ी में अगर किसी को हॉस्पिटल लेके भी जा रहे हैं, तो हमें तुरंत ऐसा क्या है जो करना चाहिए? देखिए, इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहला तो अगर कहीं पे ब्लीडिंग है, हमें उसको सबसे पहले उसकी रोकथाम करनी है। ठीक है। सबसे स्कैल्प जिसे हम बोलते हैं, जो कपाल होता है उसके ऊपर जो चमड़ी रहती है वो बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर होती है, इसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है छोटी चोट लगने पे भी, तो उसे हमें दबा के रखना चाहिए। और ये हम किसी कपड़े से ढक दें, बिल्कुल बिल्कुल दबाएं, कपड़े से दबाएं, ताकि ताकि वो ब्लीडिंग खून एकदम से कम हो रुक जाए। जाए, अच्छा, खून का रिसाव जो है वो एकदम कम हो जाए, नंबर 1। ठीक है। दूसरा, नंबर 2, अगर सीरियस इंजरी है तो एक चीज होती है सर्वाइकल स्पाइन, उसको जैसे गर्दन जिसे हमें बोलते हैं, तो उससे हमें ज्यादा मोड़ना नहीं है, क्योंकि सीधी कभी गर्दन रहे, बिल्कुल सीधा पोस्चर सीधा रहे। रखना है। वैसे तो इसके लिए कॉलर लगाना चाहिए, लेकिन जैसे अगर अब हम घर में है, घर पे एकदम से अंदर मान है, लीजिए तो कुछ मान कहीं लो सड़क में है, तो एक्सीडेंट कॉलर हुआ है तो तो मिलेगा। कॉलर मिलेगा नहीं, तो हमें जी, उसको गर्दन को बिल्कुल सीधे सीधा रखना करने है। की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, उसको हमें टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, अगर उस किसी मरीज को उल्टी आ रही है तो उसको हमें एक तरफा उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ताकि जो वोमिट वो कर रहा है वो फेफड़े के तरफ ना जाए, जबकि पूरी की पूरी वो बाहर निकल निकले। जाए, मतलब उल्टी कर रहा है तो उसको रोके ना, उसको उसको करने रोके दें, ना, बल्कि उसको उसको करने दें, ऐसे और मदद करें कि वो और आसानी से उल्टी हो आसानी जाए। से कर पाए, क्योंकि वो अगर वो फेफड़ों में यानी लंग्स में ना फेफड़ों में चली चला जाए। गया तो उससे फेफड़ा बिल्कुल सांस लेना बंद कर देगा, और जो चोट लगी है वो काफी हद तक खराब हो जाएगी, और मरीज के जान के ऊपर भी बात आ सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए। और अच्छा, क्या ऐसा भी है कि सर में चोट लगने के बाद आदमी को लेटाना नहीं चाहिए या बैठाना नहीं चाहिए? कोई ऐसा पोस्चर भी स्पेसिफिक होता है? देखिए, अगर सिर में चोट लगी है तो हम मरीज को कोशिश करते हैं 30 डिग्री हम रिक्लाइन करें उसको। यानी 30 डिग्री पे हम उसको ऐसे रखें, ना पूरी तरह लेटाएं, बिल्कुल ना पूरी तरह बिठाएं, यानी बिल्कुल। कि एक मोटा सा तकिया अगर उसके सर के पीछे लगा दें या मैं कमर तकिया के। रिकमेंड नहीं करूंगा, अच्छा, क्योंकि तकिया सर्वाइकल स्पाइन के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, अगर हम बेड को एलिवेट कर सकते हैं वो बेस्ट है। अच्छा, या सपोर्ट देके, सपोर्ट हाथों का देके सपोर्ट देके उसको हम उसको हम अस्पताल लेके अगर जा रहे हैं, तो बिल्कुल गाड़ी में ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल ये है कि हमने सुना है बार बार एमआरआई या सीटी स्कैन कराना खतरनाक हो सकता है। क्या वाकई ये खतरनाक होता है? बिल्कुल, एक सीटी स्कैन में लगभग 2000 एक्सरे के बराबर रेडिएशन रहती है। 2000 एक्सरे बिल्कुल। एक तो सीटी स्कैन? बिल्कुल, तो सीटी स्कैन को कभी भी हमें लाइटली नहीं लेना है। ओ, तो अगर किसी भी मरीज का बार बार सीटी हो रहा है तो इसमें आगे जाके कॉग्निशन इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, सेकेंडरी ट्यूमर भी हो सकते हैं। तो सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसे हमें बिल्कुल बार बार नहीं कराना है। सेकेंड टेस्ट है एमआरआई। एमआरआई एक काफी सेफ टेस्ट है, बहुत सारे इस पे हमने बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं इस पे, तो ये कैंसर नहीं करता है और ये काफी सेफ है। हाँ, कॉस्ट का एक डेफिनेटली इश्यू आता है, अवेलेबिलिटी का भी इश्यू आता है, मशीन का भी इश्यू आता है, लेकिन एक एमआरआई एक काफी सेफ टेस्ट है। लेकिन इसमें भी कुछ मरीज जो क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं, ये क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब है जिसे मशीन में जाने से डर लगता है, तो उनके लिए ये काफी समस्या का इश्यू है, उनको पैनिक अटैक भी आ सकता है। तो यही बात है। अच्छा, एक टर्म हमने सुना जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सुनते हैं, लूसिड इंटरवल। पहले बताइए ये क्या होता है, लूसिड इंटरवल क्या होता है? देखिए, लूसिड इंटरवल का मतलब ये है कि जैसे किसी मरीज को सिर में चोट लगी, तो वो मरीज बिल्कुल बात कर रहा था और हमने उसको नजरअंदाज किया, हमने उसको लगा कि सब ठीक है, वो घर गया और वो बिल्कुल खराब हो गया, होश को बैठा, और इवन उसके जान पे भी बात आई और ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ी। तो इसको हम यही बोलते हैं लूसिड इंटरवल। तो इसका मतलब यानी कि अगर हम आसान शब्दों में बात करें कि मान लीजिए किसी को सर में चोट लगी,
हम पेशेंट को लेके गए हॉस्पिटल, वहां पे उसको ट्रीटमेंट किया, उनको लगा कि बहुत सीरियस नहीं है, उन्होंने घर भेज दिया। वो घर आ गया, घर आने के बाद हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती दिखी, तो हम उस पीरियड को लूसिड इंटरवल बोलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर किसी हमारे जानकार के साथ ऐसा कुछ होता है, तो फिर हमें इमीडिएटली अगेन उसको हॉस्पिटल लेके तो जाना ही होगा, बिल्कुल। लेकिन हम उसको कैसे ऑब्जर्व करें और कैसे पकड़ें कि ये लूसिड इंटरवल वाली प्रॉब्लम ही है, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 3 सिम्टम हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अगर मरीज होश खो बैठा। नंबर 2, अगर उसको दौरा आया एक भी बार। नंबर 3, रिपीटेड वॉमिटिंग। ये 3 सिम्टम अगर मरीज को किसी भी मोमेंट में आए हैं तो उस मरीज को हॉस्पिटल डेफिनेटली हमें लेके जाना है। इवन एडमिशन की भी बात आएगी और हमें उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। कोई भी हेड इंजरी इतनी सिंपल नहीं होती कि हम उसे नजरअंदाज करें। ये एक डिक्टम है जिसे हमें बात समझनी है। अच्छा, एक और चीज, सर में दर्द होना, ऐसा कौन सा सर दर्द है जो कि नॉर्मल है, और कब हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना, ऐसे कौन से सर दर्द में या कौन से हिस्से में दर्द होने पे हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना? देखिए, अगर सिंपल हेडेक रहता है टेंशन की वजह से तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन अभी अगर कैसे पता करें कि ये नॉर्मल सर दर्द है या ये? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ पैटर्न रहते हैं। अगर सिर में दर्द रोजाना रहता है, कॉन्टिन्यूसली रहता है, उल्टी के लक्षण रहते हैं, एक हिस्से में रहता है, बहुत जोर से होता है, तो इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। या कभी किसी इंसान को लाइफ में बहुत जोर से हेडेक हुआ, जैसे को हम थंडर क्लास हेडेक बोलते हैं, तो वो एक ब्रेन हेमरेज का मार्कर होता है। तो अगर किसी को बहुत जोर से दर्द हुआ, जिसका जो पूरे सर में या किसी सर के हिस्से में? पूरे सर में। अच्छा। तो मरीज अपने आप ही बता देते हैं कि ये इनका वर्स्ट हेडेक है लाइफ का। तो इस तरह के हेडेक को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और हमें न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन दोनों में से किसी के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मिर्गी एक ऐसी चीज है जिसको सीजर भी बोलते हैं शायद। मिर्गी को लोग ना एक बेइज्जती के तौर पे लेते हैं, मिर्गी आ जाना मजाक बनाते हैं। मिर्गी क्यों आती है? आ जाए तो इमीडिएटली जूता सुंघाओ, ये सुंघाओ, वो सुंघाओ, ये सब चीजें इमीडिएटली करना, डॉक्टर के पास तो जाएगा आदमी, लेकिन उस वक्त तुरंत अगर मिर्गी किसी को आ जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर मिर्गी आए, मरीज को एकदम सेफ रखना है। जैसे अगर वो लेटा है कहीं पे तो उसको हमें सिंपल लेटाना है और सीधा लेटाना है, और अगर उल्टी करने की कोशिश करे तो हमें उसको एक तरफा करना है, एक करवट पे करना है, ताकि वो जो वॉमिट कर रहा है वो फेफड़े के रास्ते में बिल्कुल ना जाए, नहीं तो उससे सेकेंडरी डैमेज भी हो सकता है। सेकेंडली हमें उसको देखना है कि वो अपने आप को हार्म ना करे। अगर मरीज इस ऐसी लोकेशन में है जहां पे चोट लगने के चांस, टकरा के कहीं चोट लग सकती हो या गिर के चोट लग सकती हो, क्योंकि इसमें टोनिक क्लोनिक मूवमेंट होती है। टोनिक क्लोनिक का मतलब है कि आदमी का हाथ, सिर या पूरी बॉडी शेक करती है, तो उसमें चोट लगने के, इसमें मरीज के उसके बॉडी कंट्रोल में रहती नहीं तो उसे चोट लग, बिल्कुल चोट लग सकती है। उसको सेव करें। अच्छा, ये जूता सुंघाना, ये बिल्कुल गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, ना इससे मिर्गी रुकती है। मतलब मिर्गी का उपाय जूता सुंघाना बिल्कुल भी नहीं है। मिर्गी का उपाय जूता सुंघाना बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट कॉमनली लोग जूता सुंघाने की बात करते हैं, या कोई भी चीज ऐसी सुंघाने से तुरंत आराम नहीं मिल सकता। वो लोग इसलिए सोचते हैं कि मरीज होश में आ जाता है, जब दौरा रुकता है तो वो अपने आप ही होश में आ जाता है। तो जैसे एक आदमी बोल देता है कि जूता सुंघाने से वो ठीक हुआ, तो ये और लोग गलत इसको ले लेते हैं। जब मिर्गी का दौरा रुकता है तो वो अपने आप रुक जाता है, और अगर ये दौरे बार बार आते हैं तो हमें मिर्गी रोकने की दवाइयां स्टार्ट करनी चाहिए, और जो कि काफी सक्सेसफुल हैं, और उनका काफी ज्यादा थेरेप्यूटिक रोल है इस बीमारी को रोकने के लिए, और ये अटैक्स की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे इन जनरल आप ट्यूमर को लेके क्या आप हमें कुछ ऐसी चीजें खाने से रोकना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि ये चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, इससे ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई फूड नहीं है जिससे ब्रेन ट्यूमर प्रूवन रोल हो। क्या ये चीज ऐसी है जो ब्रेन ट्यूमर करा सकती है, यानी कि मोबाइल, कान पे मोबाइल लगाना, क्या ब्रेन ट्यूमर? रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी कंफर्मेशन इसकी नहीं है कि ये चीजें इससे होती हैं। क्या टीवी, एसी या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बीच में रहने से ब्रेन ट्यूमर होता है? अभी कंफर्म इस बात में नहीं है। जेनेटिक्स का इसमें डेफिनेटली रोल है, रेडिएशन का इसमें डेफिनेटली रोल है। ये 2 चीजें हैं जिनका हमें रोल पता है,
जेनेटिक्स और रेडिएशन। कई ऐसे यानी कि syndromes आपके होते माँ हैं, बाप में किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ था तो आपको तो हो सकता है। होने के चांस हैं। और इसमें अबनॉर्मेलिटीज होती हैं, आदमी का क्रोमोसोम होता है, अगर किसी में डिफेक्ट है, जेनेटिक म्यूटेशन जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें इंसिडेंस ऑफ ब्रेन ट्यूमर इंक्रीज कर जाता है। कहते हैं कि वो ब्लूटूथ वाले हेडफोन मत यूज करो, वायर वाले हेडफोन यूज करो, नहीं तो ब्रेन में ट्यूमर हो जाएगा, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या ये भी गलत है? देखिए, इस पे रिसर्च चल रही है। रिसर्च चल रही है, तो बिल्कुल। अभी कहना कि इससे होता है या नहीं होता है, दोनों अभी ठीक नहीं। एक साइड लेना ठीक बात नहीं है अभी। तो क्या हम प्रिकॉशनरी अवॉइड करें ब्लूटूथ को? बेटर है कि अगर हम अवॉइड करें। देखिए, कान में कोई भी चीज लंबे टाइम तक नहीं लगानी चाहिए। ब्रेन ट्यूमर की बात तो अलग, लेकिन अगर हम कान में कोई भी प्लग डाल के उसमें म्यूजिक हम सुनते हैं, तो जो ईयर का इनर ईयर होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे फाइबर लाइक सेल्स होते हैं, जिनकी मूवमेंट से हम हियरिंग करते हैं। अगर हम उनको रिपीटेडली स्टिमुलेट करेंगे तो हियरिंग लॉस का एक ये बड़ा रीजन बन सकता है। नहीं, मैं हियरिंग लॉस के लिए, देखिए होता क्या है कि आजकल के यूथ में ना थोड़ा कूल दिखने के लिए वो एयरपॉड्स लगाना, है ना, वायर को, अरे तुम वायर वाला हेडफोन क्यों यूज कर रहे हो, ये वाले हेडफोन आए हैं वायरलेस है, ये बहुत ज्यादा क्रेज है। तो वायरलेस हेडफोन्स को क्या, जो कि हमने कई अब सेलिब्रिटीज को देखा है कि उन लोगों ने ना एयरपॉड्स यानी कि ब्लूटूथ वाले जो हेडफोन्स होते हैं उनको यूज करना कम कर दिया या बंद कर दिया है। लोग वापस वायर वाले हेडफोन्स पे आ रहे हैं। तो क्या ये बात सही है या हमें प्रिकॉशनरी ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स को गिव अप करना चाहिए? देखिए, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, इस पे काफी हद तक रिसर्च चल रही है। अगर हम किसी भी बीमारी और किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमें बोलेंगे, तो हमें इससे पहले काफी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, या हमारे पास बहुत सारे केस आए हों, या इंसिडेंस ऑफ ब्रेन ट्यूमर बढ़ा हो इस तरह के लोगों में। तो अभी ये पुख्ता इस पे रिसर्च पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपांकर सिंह, जो कि एक न्यूरोसर्जन है और सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है। जो लोग दिल्ली के हैं वो इस बारे में जानते हैं, जो दिल्ली के बाहर के हमें देख रहे हैं या दुनिया के किसी और कोने में देख रहे हैं, वो ये जान जाएं कि सफदरजंग देश के सबसे बड़े और नामी सरकारी अस्पतालों में से एक है और वहां पे न्यूरोसर्जन के तौर पर डॉक्टर दीपांकर हैं। तो इन्होंने जो भी बातें बताई, इन सभी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिए, इनको नोट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसकी रील्स भी हम डालेंगे, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं जो आपके काम की हो, जैसे कि आपके अंदर एक अवेयरनेस आए और आपको पता चले कि कौन सी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। हमने यहाँ पे एयरपॉड्स के बारे में बात की, यानी कि ब्लूटूथ वाले हेडफोन के बारे में बात की। हमने तुरंत एक्सीडेंट हो जाए तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके बारे में बात की। अगर एक्सीडेंट होने के बाद क्या सिम्टम्स ऐसे हो जिनको देख के आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, हमने इस पे बात की। हमने सर में दर्द कब खतरनाक हो सकता है और कैसा सर दर्द खतरनाक होता है, इस पे हमने बातचीत की। इसीलिए ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। राजीव पाठक, रूबरू विद राजीव में। नमस्कार।